नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात 2024 की, लोकसभा चुनाव की, 24 की लड़ाई की, इंडिया गठबंधन की। मजबूत हो रहा है या बिल्कुल बिखर गया है? प्रधानमंत्री मोदी की आज राज्यसभा में ताल ठोकी। तीसरी टर्म हमारी सरकार, अब की बार 400 पार, और साथ ही साथ ये कह दिया कि दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस 40 पार कर जाए। अब राजनीति में बयानबाजी तो होती है, तंज कसे जाते हैं, एक नैरेटिव गढ़ा जाता है, लेकिन 400 पार और कांग्रेस के लिए प्रार्थना है कि वो 40 पार कर जाए। ये नौबत क्यों आ गई है? इसके लिए हमें इंडिया गठबंधन में झांकने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन, शक्ल अख्तियार की कोशिशें चल रही थी 17-18 महीने से, पर शक्ल अख्तियार की आज से ठीक 7.5 महीने पहले 23 जून 2023 को पटना में 15 विपक्षी दल साथ साथ मिले। इंडिया के रचयिता थे नीतीश कुमार। पटना में यह बैठक बुलाई गई। उसके बाद 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में 26 दल मिले। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में 28 दल मिले, और फिर 19 दिसंबर, अभी 2 महीने 2.5 महीने पहले की बात है, दिल्ली में 28 दल मिले। और ये दल मिले तो, पर अब इनमें घटने का क्रम लगातार शुरू हो गया है। नीतीश कुमार के बारे में तो आप जानते हैं। ताजा जानकारी आपको दे दूं, उत्तर प्रदेश, वो कहते हैं ना कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। 80 सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें किसी भी राज्य में अगर आप देखें तो वो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री भी दिए हैं। वहां पर मायावती तो हट गई, लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी ये साथ आएंगे तो टक्कर दे सकते हैं। अब खबर यह आ रही है कि आरएलडी के सर्वा जयंत चौधरी वो हाथ मिला रहे हैं बीजेपी से। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें दे दी थी आरएलडी को। एक भी लोकसभा सांसद नहीं है आरएलडी का। जयंत चौधरी को खुद राज्यसभा के दरवाजे संसद में प्रवेश करना पड़ा, तो 7 सीटें दे दी। लगा ये गठबंधन वहां बन जाएगा। कांग्रेस और समाजवादी में दिक्कतें हैं, लेकिन समाजवादी और आरएलडी में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब खबर आ रही है कि वो एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। कहीं 5, कहीं 4 अलग अलग सीटों का आंकड़ा बताया जा रहा है। जो मेरे पास जानकारी है, 3 लोकसभा की सीटें दी जाएंगी जयंत चौधरी को, 1 राज्यसभा, केंद्र में मंत्री पद दिया जाएगा, और 9 जो विधायक हैं उनमें से 2 को उत्तर प्रदेश में मंत्री बना दिया जाएगा। और जैसे कर्पूरी ठाकुर और फिर लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा गया, चौधरी चरण सिंह उनके दादा, उनके इलाके में बाबा कहते हैं दादा को, बाबा को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। तो द डील इज डन एंड डस्टेड, ऐसा जानकार कह रहे हैं। पर आरएलडी के सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि नहीं, अभी बात पक्की नहीं हुई है। लेकिन जयंत चौधरी सामने आने को तैयार नहीं है। वो खुलकर कुछ नहीं बोल रहे, तो वो अंग्रेजी में जो कहावत है, देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर। और इसमें दिक्कत कहां आ रही है? आप कहेंगे कि 3 सीट 7 सीट उधर। समाजवादी पार्टी ने भी 7 सीटें देने की बात तो कह दी, लेकिन उनमें से 4 कहा कि हमारे उम्मीदवार हम लड़ाएंगे आपके चुनाव चिन्ह पर, जो नलका है, साइकिल नहीं नलके पर उम्मीदवार हमारे होंगे। तो इंडिया की ये कैसी तैयारी, बिछड़े सभी बारी बारी। खेल ये हो रहा है क्या? नीतीश कुमार रचयिता बाहर निकल गए, ममता बनर्जी
वो कह रही हैं अकेला चलो, मैं तो ये अकेले ही लड़ूंगी। कांग्रेस को हमने एक फॉर्मूला सुझा दिया था, उनके समझ में नहीं आया तो नहीं आया तो नहीं आया, अब जाने दीजिए। वाम खेमे के साथ कांग्रेस की दोस्ती से भी नाराज थी। अब वाम खेमा साथ में है इंडिया के, लेकिन केरल, वहां पर अलग अलग लड़ेंगे या साथ लड़ेंगे, क्लैरिटी नहीं है। लेकिन वायनाड से लोकसभा सांसद हैं राहुल गांधी, वाम खेमा कह रहा है वायनाड से आप मत लड़िए। अब कांग्रेस उनकी बात क्यों मानेगी? वो वायनाड से क्यों ना लड़े? और ये 20 सीटें जो हैं, इनमें से 15 सीटें कांग्रेस ने पिछली दफा जीती थी केरल में। ये अपने आप में एक दिलचस्प बात है। 52 सीटें जो कांग्रेस जीती थी 2019 में, उनमें से दहाई का आंकड़ा सिर्फ एक राज्य में पार करने में वो कामयाब हुई थी, और वो केरल था। उसके बाद 2 राज्यों में 8-8 सीटें जीती, एक पंजाब में अपने दम पर, और तमिलनाडु में वो तो अपने सहयोगी एम.के. स्टालिन की पार्टी को पिगी बैक करते हुए वो जीतने में कामयाब हुई थी। तो आप गत समझ सकते हैं। और सिलसिला यही नहीं थमता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ सीट शेयरिंग 3-4, 3 कांग्रेस 4 आम आदमी पार्टी, या 4 कांग्रेस 3 आम आदमी पार्टी, ये तो होता दिख रहा है। लेकिन हरियाणा में कोई सीट देने को तैयार नहीं। अरविंद केजरीवाल गुजरात में भी ताल ठोक रहे हैं, गोवा में भी एक सीट चाहते हैं। चलिए पंजाब में मान सकते हैं, अलग अलग लड़े तो ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के साथ भी अभी इफीसी रिलेशनशिप दिखाई दे रही है। और जो मेरे पास जानकारी है, अभी नाम नहीं लूंगा, पर 2 दिन में बड़ी खबर महाराष्ट्र से भी आ सकती है। वहां पर जो महाविकास आघाड़ी है, उसमें शिवसेना उद्धव गुट, अब वो उद्धव गुट हो गया है। असल शिवसेना एकनाथ शिंदे की, एनसीपी शरद पवार गुट, असल एनसीपी अब अजित पवार गुट की है। चुनाव आयोग ने कल ये फैसला सुना दिया। वंचित बहुजन अघाड़ी, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी भी महाविकास अघाड़ी में आ गई है। लेकिन क्या 2 से 3 दिन में एक कद्दावर नेता कांग्रेस के, हिंट बस दे रहा हूं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, 10 से 12 विधायकों के साथ कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं क्या? कांग्रेस को अभी राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार जिताने के लिए 42 वोटों की जरूरत है। 44 संख्या थी, बाबा सिद्दीकी का बेटा तो छोड़ गया है, एक एमएलए वोट दे ही नहीं सकता है। अपना राज्यसभा का उम्मीदवार भी जितवा पाएंगे या नहीं, यह भी सवाल है। पर 2 से 3 दिन में कांग्रेस से एक गुट, बड़े नेता की अगुवाई में क्या कांग्रेस छोड़ने जा रहा है? और क्या महाविकास आघाड़ी वो दरअसल उद्धव ठाकरे, शरद पवार और प्रकाश आंबेडकर वहीं तक रह जाएगी और कांग्रेस की जगह नहीं रह जाएगी? तो जो 7.5 महीने पहले एक ढांचा, एक खांचा खिंचता दिखा था और लगा था कि 300-350 सीटों पर इंडिया गठबंधन एक साझा उम्मीदवार एनडीए के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ उतारने में कामयाब होता दिखाई देगा, वो पत्तों, ताश के पत्तों की तरह क्या पूरा का पूरा वो प्लान धाराशाही होता दिख रहा है। और लगातार जो जानकार हैं वो 4 राज्यों पर काफी तरजीह और तवज्जो दे रहे थे कि पश्चिम बंगाल 42 में से 18 जीती थी बीजेपी ने, बिहार 40 में से 39 एनडीए जीतने में कामयाब हुआ था, महाराष्ट्र 48 में से 42 एनडीए जीत गया था, और कर्नाटका 28 में से 25 बीजेपी जीत गई थी। इन 4 राज्यों में 158 सीटें होती हैं, 124 बीजेपी जमा एनडीए के खाते में जाती दिखी थी कि यहां पर 50-60 सीटों का नुकसान हो जाएगा। तो बहुमत का आंकड़ा बीजेपी पार नहीं कर पाएगी, एनडीए भी मिला ले तो वो बहुमत के आंकड़े को
छू नहीं पाएगी। तो नीतीश तो गए बिहार से, ममता अलग लड़ रही है, महाराष्ट्र में भी क्या खेला होने वाला है। तो कुल जमा मिलाकर क्या कांग्रेस अपनी ताल ठोकती हुई या कुछ फायदा उठाती हुई कर्नाटक और तेलंगाना में ही दिखेगी? बाकी जगह सारा खेल वैसा का वैसा ही। अब कहने वाले ये कह रहे हैं कि एक अकेला सब पर भारी, प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे थे सबकी जरूरत क्यों पड़ गई। पर यही तो राजनीति का खेल है, यही नहीं राजनीति है क्या? यही व्यवहारिक राजनीति है क्या? साम दाम दंड भेद की भी राजनीति, टिकिंग ऑल द राइट बॉक्सेस। एक जगह भी वो किसी चीज को छोड़ने को तैयार नहीं है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होती है राम मंदिर की, रामलला विराजमान होते हैं, उसके ठीक बाद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाज दिया जाता है, मंडल कमंडल साधने की कोशिश होती है, नीतीश कुमार को अपने खेमे में ले लिया जाता है। अब जयंत चौधरी उनके खेमे में क्या आ जाएंगे? तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जब कहते हैं अब की बार 400 पार, वो लगती दूर की कौड़ी है। उसका सीधा गणित भी आपको बता दूं, 130 के करीब सीटें हैं दक्षिण भारत में, साउथ ऑफ विंध्यास, और वहां पर बीजेपी कर्नाटक के अलावा या तेलंगाना में पिछली बार 29 सीटें जीत पाई थी, बाकी कुछ है ही नहीं। और दक्षिण में इस बार भी कोई ऐसे बड़े इनरोड्स बीजेपी करती नहीं दिखाई दे रही है। पर जो मैक्स कर दिया था 25 में से 25 राजस्थान, 29 में से 28 मध्य प्रदेश, 26 में से 26 गुजरात, 10 में से 10 हरियाणा, 7 में से 7 दिल्ली, 5 में से 5 उत्तराखंड, 4 में से 4 हिमाचल, क्या वही सबब फिर से दोहराती दिखेगी बीजेपी? कांग्रेस क्या अनभिज्ञ है या बात संभाल नहीं पा रही? क्या कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, वो यात्रा का टाइमिंग गलत हो गया? भारत जोड़ो से ज्यादा जोर इंडिया जोड़ो पर होना चाहिए था क्या? या अब दरवाजा खुल गया है, बात हाथ से क्या निकल गई है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की एक बात और यहां पर याद दिला दूं, आज राज्यसभा में कहा उन्होंने, राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर, कि राहुल गांधी को एक स्टार्टअप दिया था, वो स्टार्ट ही नहीं कर पाए। दुआ करने के साथ साथ कि 40 सीट पार कर जाए कांग्रेस। तो ऐसे में आज का सीधा सवाल, इंडिया की कैसी तैयारी? बिछड़े सभी बारी बारी और 24 की लड़ाई 400 बनाम 40 पर आई। चर्चा में मेरे साथ एनडीए खेमे के 2 अहम सदस्य, जेडीयू उनके राष्ट्रीय सचिव, उनके वरिष्ठ नेता राजीव रंजन, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े, इंडिया की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी और वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लंबे समय तक कांग्रेस में भी रहे, पंकज शर्मा। तो भाटी साहब आपसे ही शुरू करता हूं। इंडिया गठबंधन का भट्टा बैठ गया है उत्तर प्रदेश में? नहीं, भट्टा तो नहीं बैठा है। थोड़ी बहुत देखिए, जब चुनाव नज़दीक आते हैं, महाभारत के युद्ध का आप देखें, जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं तो एक घोषणा की गई वहाँ पर गुरुजनों की ओर से कि भाई अभी भी किसी को पाला बदलना हो, कौरव पक्ष का कोई व्यक्ति पांडव पक्ष की ओर जाना चाहे और पांडव पक्ष का कोई व्यक्ति कौरव पक्ष की ओर जाना चाहे, और एक दो ने बदला भी, एक दुर्योधन के भाई थे, वो बदल के उनकी तरफ चले गए थे, पांडवों की तरफ, और तब युद्ध शुरू हुआ। तो ये अब जब चुनाव नज़दीक हैं तो कुछ लोग कुछ डर से, कुछ लालच से, अब इनके पास हथियार कितने हैं, ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, मुकदमा दर्ज करा देंगे,
पैसे का लालच देंगे, पद का हेमंत लालच सोरेन देंगे। पर दबाव डाला गया, वहां पर एक ना चली, ऑपरेशन लोटस भी नाकाम हो गया। इकलौती जगह जहां इंडिया गठबंधन मैं मजबूत होता बिल्कुल- दिखा वो झारखंड, बाकी हर जगह तार तार क्यों हो रहा है? देखिए, इस धर्म युद्ध में जो हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, बिना डरे, बिना लालच माए खड़े रहेंगे, वही नायक कहलाएंगे। ये सारे शब्द, और इसका मैं इस मतलब शब्द को जयंत चौधरी के लिए पर लागू नहीं होते। जयंत चौधरी पे मुझे कतई नहीं लगता है जयंत चौधरी पाला बदलेंगे। जयंत चौधरी चंद्र सिंह के पोते हैं। जयंत चौधरी का एक अपना अस्तित्व है, उनकी पार्टी का एक अस्तित्व है। सामने आए और बोल दें। जो विरासत 2 दिन है, से खबर वायरल हो रही है और कोई बयान नहीं। एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके चौधरी नेता का भी फोन नहीं उठा रहे, आप जानते हैं। नहीं, शायद नहीं, मैं नहीं जानता, ऐसे तो बात नहीं हुई होगी, कोई बातचीत ही नहीं हुई। बातें हो रही होंगी, हमारे लेवल पे वो नहीं पता होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो चौधरी चरण सिंह की विरासत को शर्मिंदा करने का काम जयंत चौधरी कतई नहीं करेंगे। दूसरे, जयंत चौधरी के साथ जो हुआ इस सरकार में, हाथरस में किस तरह लाठियां बजाई गई, क्या उस अपमान को जयंत चौधरी भूल जाएंगे? 700 किसान शहीद हो गए, और उन किसानों के लिए जो जयंत चौधरी के परिवार से संबंधित ज़्यादा हैं, उनके लिए भाड़े के, बिके हुए, खालिस्तानी, पाकिस्तानी क्या क्या कहा गया, अपमानित किया गया। उनके पिताजी के बंगले से किस तरह सामान फेंका गया, क्या इस अपमान को जयंत चौधरी भूल जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि वो पाला बदलेंगे। वो एक अच्छे नेता हैं और वो अच्छी जगह हैं। उसमें कुछ आपकी रणनीतियां, आपकी अननेसेसरी डिमांड, 7 सीट ले लो पर 4 हमारे उम्मीदवार खड़े करो। मैं समझता हूँ ये बाहर की चर्चा ज्यादा है। ये बाहर की है। मैं सीटों समेत बता दूं नाम। राजकुमार भाटी, आप जानते हैं मैं अंदर की खबर देखिए जानता हूं। हमारा, देखिए चौधरी साहब एक बात समझ, विधानसभा में हमारा बहुत बढ़िया गठबंधन हुआ। जयंत चौधरी ने 8 सीटें तब जीती, एक बाद में जीती, 9 सीटें जीती। 9 हो गई टोटल। राज्यसभा में जाने लायक विधायक तो उनके पास थे नहीं। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों के वोट से वो राज्यसभा भी मांग रहे हैं। पहुंचे। 3 लोकसभा, 1 राज्यसभा मांग रहे हैं। अखिलेश यादव जी के साथ उनका जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है, और दोनों युवा नेता हैं। और 8 दोनों दिन से बातचीत हुई है अखिलेश की, जयंत की? मेरे लेवल पर तो ये जानकारी होती नहीं, लेकिन हुई होगी, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ हुई होगी। अब हमें थोड़ी बताई जाती है जब बातचीत होती है। तो यूपी में गठबंधन कहाँ रह गया? मायावती तो खैर आई नहीं, आप चाहते भी नहीं थे। जी, मैं एक बात और कह अभी दूं, कांग्रेस के साथ वो बंटवारा ही नहीं हो पा रहा है। एक बात मैं और कह दूं कि इसमें दलों से और नेताओं से ज्यादा महत्व मुद्दों का होगा। ये जो चुनाव 2024 का है, ये मंडल बनाम जयंत कमंडल की चौधरी लड़ाई। और अखिलेश की बातचीत हुई या नहीं वो तो कर ली हमने बात। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की आखिरी बात कब हुई थी? नहीं, अभी कल ही उन्हें पत्र मिला है, राहुल गांधी का पत्र मिलना और निमंत्रण बातचीत मिला। होना। अभी तो वो तो यात्रा पर निकले हुए हैं, इसलिए यात्रा पर निकले और हुए हैं, तो सीटों का अखिलेश जी, बंटवारा क्या चुनावी घोषणा के बाद होगी? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश जी सम्मिलित हो रहे हैं। उन्होंने ये बता दिया, आपकी जानकारी में होगा ही। तो कम्युनिकेशन है कांग्रेस के साथ, हमारा कोई मतभेद नहीं है। तो और कितनी सीटें कांग्रेस दे रहे ने हैं कांग्रेस हमारे मुद्दे जो के तो स्वीकार किए हैं, इसलिए मैं कांग्रेस की प्रशंसा करना चाहूंगा 11 कि सीटों हमारी पर जो कांग्रेस जातीय मान नहीं जनगणना रही। का मुद्दा और आरक्षण की सीमा बढ़ाने का मुद्दा, उस पर कांग्रेस मुखर होकर साथ आ रही है। तो इसलिए भी केमिस्ट्री अच्छी बन रही है। और इस चुनाव में मैं जो कह रहा था बीच में रह गई बात, दलों और नेताओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे। ये मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई है, जो इस दौर में 10 साल के मोदी जी के कार्यकाल में पिछड़ी जातियों और दलितों, आदिवासियों के साथ जो अन्याय हुए हैं, उन्हें बार बार अपमानित किया गया, उनके हक मारे गए हैं, नौकरियों में उन्हें रोका गया भर्ती होने से, उसके खिलाफ भी ये लड़ाई है। चुनाव मुद्दों पर होगा, और जनता जो पीडीए का नारा हमारे नेता का है, पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ। इंडिया की तो बात ही नहीं कर रहे। अगला ये तो सवाल मैं पूछ ही नहीं रहा था, पर आपने सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। नहीं, हम इंडिया की बात नहीं करते, पीडीए की बात करते हैं। पीडीए कोई गठबंधन नहीं है। नाम अब की एकजुट मतदान। पीडीए कोई गठबंधन नहीं, पीडीए हमारा नारा है। पीडीए हमारी लड़ाई है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी और आधी आबादी, महिलाओं के साथ जो अन्याय, जो बाबा साहब भी कहते रहे, जिस बात को डॉक्टर लोहिया कहते रहे, वो लड़ाई हम आगे अखिलेश जी बढ़ा रहे हैं। चरण सिंह सप्रा, राजकुमार भाटी ने केमिस्ट्री का जिक्र किया कि नहीं, हमारी और कांग्रेस की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। इंडिया में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है या केमिकल लोचा हो गया है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा केमिकल लोचा, ये थोड़ा एको आ रहा है। हाँ। मुझे नहीं लगता। मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि इंडिया गठबंधन के अंदर अगर कुछ हमारे जो पहले साथी थे, अगर उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई या उन्होंने अवसरवादिता देखी कि वहां पर उनको अवसर मिल रहा है,
तो मुझे लगता है वही कारण है। और जिस तरह से राजकुमार भाटी कह रहे थे कि सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये देश 10 वर्षों से देख रही है। यानी जो सरकारी एजेंसियां हैं उनको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी टूल किट का हिस्सा बना लिया है, ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, और किस तरह से मात्र विपक्ष को ही टारगेट किया जाता है। और कई चीजें जो आज हो रही हैं वो उसी वजह से हो रही हैं। और दूसरी बात, जिस तरह से नरेंद्र मोदी इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं 400 पार, तो मैं समझता हूं कि 400 पार कहने वाला व्यक्ति मन में जरूर चंडीगढ़ मॉडल रखता होगा। चंडीगढ़ मॉडल जो मेयर चुनाव हुआ है उसी को मन में रखते हुए वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलते होंगे। वो ये भी लेकिन कह रहे आज मैं हैं आपके दर्शकों को कि बताना वो चाहूंगा, प्रार्थना तो कर दर्शक रहे हैं समझते कि कांग्रेस 40 पार कर जाए इस बार। नहीं, मैं उसी का जवाब देने जा रहा था कि ये नरेंद्र मोदी कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई ज्योतिषी नहीं बन गए कि वो पहले प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ये 2024 का जो चुनाव है ना, 2004 के जैसे ये अभी मोदी वर्सेस मुद्दा होगा। उस समय शाइनिंग इंडिया था। शाइनिंग इंडिया एक तरफ था, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़ा चेहरा थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, नरेंद्र मोदी से भी बड़ा चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी का था। लेकिन जनता ने कांग्रेस के मुद्दों को सराहा। श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम लड़े, 145 सीटें हम जीत करके आए। वही होगा, यह चुनाव मोदी वर्सेस मुद्दा होगा। जातिगत जनगणना, आरक्षण, रोजगार, ये मुद्दे होंगे। पर इसमें ममता बनर्जी चली गई 42 सीट, नीतीश कुमार रचयिता इंडिया के वो चले गए, 40 सीट बिहार में हैं। जयंत चौधरी के जाने की खबरें अब तूल पकड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ क्या आपका फॉर्मूला सेट हुआ है वो सामने नहीं है। और जहां आप बैठे हैं मुंबई में, और मैंने खबर का ठीक ठाक खाचा तो खींच दिया है, एक बड़े नेता आपके मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 11, मैंने 10 से 12 बोला था और स्पेसिफिक होकर अब बता रहा हूं, 11 विधायकों के साथ आपको छोड़ने को तैयार बैठे हैं। तो इंडिया में बचा क्या है? देखिए संदीप जी, ये अटकलों का बाजार है, जो अटकलों का बाजार का आप यहां पर जिक्र कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी चीज है। और जो आप एक मुख्यमंत्री और 11 विधायक कह रहे हैं, ये बातें तो हम 3-4 महीने से सुनते आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। और इस तरह की बात आपको एक नेशनल चैनल पर इस तरह से मेरे ख्याल से करनी भी नहीं चाहिए। अटकलों के ऊपर हम, ये तो वही बात हो गई, चाची को मूछें होती तो चाचा कहलाती। अटकलों के आधार पर ही हमने बहुत सारी, देखिए राजनीति में बहुत सी बातें अपुष्ट होती हैं। हमने 20 जनवरी से लगातार बिहार में नीतीश कुमार पलट सकते हैं, पलटी मार सकते हैं, ये खबरें चली थी। आपने हर चीज को खारिज किया। क्या हुआ 28 जनवरी को? क्या हुआ आखिरकार? नहीं, मैं बताता हूं जी। देखिए जनता भी तो ये देख रही है ना, बिहार की जनता भी ये देख रही है कि नीतीश कुमार ने 2 बार 5 वर्षों में 2 बार यू टर्न लिया है। 2 बार यू टर्न मतलब पूरा 0 हो जाता है। यानी जनता देख रही है कि किस तरह से ये जनता की मैंडेट का भी अपमान करते, यानी उनको अपना व्यक्तिगत कोई अवसरवादिता या कोई व्यक्तिगत उपलब्धि हो रही है, उस चीज को देख करके नीतीश कुमार चल रही है। बिहार की जनता देख रही, इसलिए तो पिछली बार वो 45 भी पार नहीं कर पाए। क्यों मारी? आरजेडी वो उनके आपको, आपके आचरण को, आपके दम्भ को, आपके गुरूर को वो जिम्मेदार मानते हैं कि सीट शेयरिंग की बात आगे कांग्रेस बढ़ाने को तैयार ही नहीं हुई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जहां 2-2, 4-4, भाई अखिलेश यादव तो 4 सीटें मांग रहे थे। कमलनाथ ने क्या कहा? कौन अखिलेश वखिलेश? वो 2-2, 4-4 सीटें भी आपका वोट बैंक उतना ही रहा। देखिए, एक मिनट, पूरी बात सुन लीजिए, मैं पूरी जानकारी देता हूं हमेशा। चरण सिंह सप्रा, आपके 2018 में जो चुनाव हुए थे, जो तीनों राज्य आप जीत गए, उतना वोट बैंक आप फिर हासिल करने में कामयाब हुए। लेकिन अपने सहयोगियों का छोटा मोटा सहयोग भी ना लेने के चलते उससे आगे नहीं कर पाए, प्लस नहीं कर पाए, और तीनों हार गए। गलत विश्लेषण कर रहा हूं तो बताइएगा। और यही दिक्कत है क्या इंडिया गठबंधन की? देखिए नीतीश कुमार जी का मध्य प्रदेश में तो कुछ भी नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार जी जो भी बातें अखिलेश यादव का था ना, और जिसका उल्लेख आपने यहां पर किया है कांग्रेस पर 1 मिनट मेरी बात तो पूरी होने दो। जो उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाने का प्रयास किया है, उसका एक ही उत्तर है कि ये जो बातें नीतीश कुमार कर रहे हैं ये तो बहाना है।
अवसरवादिता उनका निशाना है। उनको पता है कि वहां पर मुझे अवसर मिल रहा है, बेहतर अवसर मिल रहा है, इसलिए अब नीतीश कुमार को तो यह भी झेलना है ना, पशुपति पारस को भी झेलना है, चिराग पासवान भी झेलना है, उपेंद्र कुशवाहा भी झेलना है। कांग्रेस क्या अलग थलग पड़ गई है? अब तो कांग्रेस अलग थलग पड़ गई क्या? इंडिया नाम का स्टार्टअप स्टार्ट ही नहीं हो पाया। अब आप जो लड़ेंगे अपने दम पर लड़ेंगे, या कोई उत्तर प्रदेश में कितनी सीट अखिलेश देगा, अब आप अखिलेश के सहारे हैं, या तेजस्वी कितनी सीट देंगे, आप तेजस्वी के सहारे हैं। खेल यहां पर ऐसा हो गया है। संदीप जी देखिए, ये हमारी पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत 5 नेताओं की कमेटी बनी है। वो कमेटी सारा ये अलायंस पर बात कर रही है, हाईकमांड बैठी है, ये तमाम सारे निर्णय समय से हो जाएंगे, आप इसकी चिंता मत करिए। बहुत ज्यादा लोकतंत्र कई बार अराजकता भी फैला देता है। एनडीए की तरफ क्यों नहीं जाता है? अब मुझे 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 1 मिनट बोलने दीजिए जरा। हाँ। आपका जो मीडिया का लेंस है वो एनडीए की तरफ क्यों नहीं जाता बिल्कुल है? जाता है। महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है? हाँ। कितनी जूतम पैजार हो रही है यहां पर अगर आप महाराष्ट्र में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, तो सच्चाई यह भी है कि गणपत गायकवाड़ ने, जो बीजेपी का एमएलए, उसने गोली चलाई है शिंदेगढ़ के काउंसलर के ऊपर, और वो भी थाने में। सीएम पर उन्होंने इल्जाम लगाया। वो भी थाने में। हाँ। मुझे 30 सेकंड हाँ थाने में 30 सेकंड दे दीजिए। और उसने खुलेआम इल्जाम लगाया मुख्यमंत्री पे कि मुझे मुख्यमंत्री से करोड़ों रुपए लेने हैं। मुख्यमंत्री जो है वो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को प्रमोट करते हैं, खुलेआम उन्होंने लगाया। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? नासिक के अंदर छगन भुजबल वर्सेस सुहास कांदे चल रहा है। अगर आप कोकण में देखें तो अदिति तटकरे वर्सेस भरत गोगावले वहां पर चल रहा है। तो इसी पंकजा मुंडे वर्सेस संतोष खोजते रहेंगे, इसी में उम्मीद खोजते रहेंगे क्या? ठीक है चरण सिंह सापरा। अब कृष्णा हेगड़े, 1 सेकंड, कृष्णा हेगड़े स्क्रीन पर। तो कृष्णा हेगड़े, अब लड़ाई बिल्कुल साफ होती दिखाई दे रही है क्या? एनडीए साम दाम दंड भेद हो, टिकिंग ऑल द राइट बॉक्सेस हो, रणनीति के मामले में भारी ही नहीं, 19 पर 20 ही नहीं, शायद 19 पर 31 पड़ता दिखाई दे रहा है क्या एनडीए? संदीप भाई, क्या है, ये इंडी गठबंधन के पास ना नियम है, ना नियत है, ना नीति है, ना रणनीति है, तो बेचारे करे क्या? ईडी सीबीआई आईटी भी नहीं है। अरे सुनिए बाबा, संदीप भाई मेरे बड़े भाई, 2 बात छोटे भाई को बोले थी। हाँ। तो एक तो ये इनके पास दल तो मिले थे, लेकिन ये किसी का दिल नहीं मिला था। अभी बेचारों का दिल टूट गया है तो वो निकल गए। अभी चरण सिंह सापरा जी ने हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री के बारे में कहा, अगर मैंने कल किसी पे गोली चलाई और मैंने कहा कि चरण सिंह सापरा ने मुझे अपराधी बनाया, तो क्या चरण सिंह सापरा अपराधी बन जाते? बनाया उन्होंने मुझे? तो क्या बात कर रहे हैं नेशनलिटी पे, वो तो समझना चाहिए। किसी ने क्या कहा उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक बात मैं जाना चाहूंगा। 1 सेकंड कृष्णा भाई, देखिए ऐसा है, इंडिया गठबंधन में क्या फूट हो रही है, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा। आपका सीटों का बंटवारा कब होगा महायुति का? देखिए, हम 3 भाई साथ में काम कर रहे हैं, एक रोटी है, हम मिल बांट के खा लेंगे, हम खुश है। हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो नरेंद्र मोदी जी का पावर है, जिसके लिए सब लोग इस गठबंधन को ज्वाइन कर रहे हैं, वो गठबंधन ताकतवर रहे। ईडी और आने वाले दिनों सीबीआई का डर है। वो देखिए, कौन, अभी आप बोलिए, ममता बनर्जी अकेला लड़ना चाहती है, तो उसमें हमारा क्या? ईडी और अरे भतीजे पे केसेस है, ईडी के समन है। सुनिए ना, फिर अभी अपने मान साहब बोल रहे हैं नहीं मैं अकेला लड़ रहा हूँ, कांग्रेस के साथ नहीं लड़ रहा हूँ। कोई हमारा उनका अंतर्गत प्रॉब्लम है। लोग तो 5 समन जा चुके हैं अरविंद केजरीवाल के पास। हम अलग जाएंगे तो मान साहब तो अलग है ना। जेडीयू बोल रहे हैं हम अलग है, जेडीएस बोल रहे हैं हम अलग है। अरे उनके साथ कोई लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि हारते हुए घोड़ी पे कोई बाजी नहीं लगाता। हाँ। उन सब जानते हैं कि इंडी गठबंधन फ्लॉप शो है, ये स्टार्टअप भी नहीं हुआ है, और ये स्टार्टअप होने से पहले ही इसका कंपनी बंद हो गया है। तो ये देखिए, जब आपके अंदर ही इतना मतभेद है, तो फूट है, आपके साथ कोई जाना नहीं चाहता है, और दूसरे को आप पहले आप तो आत्मचिंतन कीजिए ना कि आपके बीच में क्या प्रॉब्लम हो रहा है।
आप जून से नहीं, स्टार्ट हुए संरक्षण हैं, भी मिल जाता है ना नहीं, कृष्णा आपके भाई। कन्वेनर, मतलब एक चीज आपके, बताइएगा, मुझे एक चीज बताइएगा, जी राहुल नार्वेकर विधानसभा के स्पीकर, अभी 15 फरवरी तक उन्हें एनसीपी में भी अयोग्यता पर फैसला सुनाना है। फैसला वही आएगा जो कमाल का फैसला उन्होंने सुनाया। ना तो आपका गुट अयोग्य, ना शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के विधायक अयोग्य। ऐसा कभी हो सकता है? अगर दो फाड़ हुए हैं, एक तो अयोग्य होंगे ना। देखिए, जो सम्मान्य सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो सम्मान्य हाई कोर्ट ने कहा और जो सम्मान्य इलेक्शन कमीशन ने कहा, वही राहुल नार्वेकर जी ने कहा। उन्होंने कुछ अलग नहीं कहा। और सीधा सीधा बात है कि मेजॉरिटी विंस, और हमारे पास एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना के पास मेजॉरिटी है और अजीत दादा पवार के तो एनसीपी के 23 साथ सीटों पर मेजॉरिटी है। लड़ेंगे। 23 सीटों पर शिवसेना, असल शिवसेना तो आप हो गए, 48 में से 23 पर लड़ोगे कृष्णा भाई। देखिए हम बेबुनियाद जैसे उन लोग बात करते थे यूबी की, ऐसे हम बात नहीं करते। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी बड़ा भाई है। हमारे पास आज 13 सांसद है, उससे 1 2 3 सीट हमको ज्यादा मिले, हम सबको एडजस्ट करेंगे। तो हमारी मेन मतलब नियत है 15 के कि करीब आप कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 48 सीटों में पर से ही मैं 48 हूं सीट हम अभी। जीते। राजीव रंजन, ये आपने मेरे कार्यक्रम में पहले भी कहा कि भाई 17 में से 16 हम जीते थे, 16 सीट पर तो हमें लड़ना चाहिए, उतनी मिलनी चाहिए। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले, हमने खबर भी फ्लैश की कि सीटों के बंटवारे पर कोई बात नहीं हुई। इंडिया तो बिखर रहा है, पर इंडिया के बिखराव में एक बड़ी वजह आपके मुताबिक ये थी कि सीटों के बंटवारे पर बात ही नहीं कर रहे। तो एनडीए में हो गई वो बात, बिहार को लेकर हो गया तैयार खाका। देखिए, इंडिया गठबंधन में असमंजस इसलिए था कि हमारे पास सिटिंग एमपी सबसे ज़्यादा थे, आरजेडी के पास 0 था और दूसरी तरफ कांग्रेस के पास 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। तो निसंदेह हम वहाँ ये चाहते थे कि आपका मुकाबला अगर 303 सांसदों की पार्टी से है तो आप उसकी तैयारी जल्द से जल्द करें। और इसकी पूरी दास्तान, चूंकि कई अवसरों पर इंडिया में रहने समय भी हम लोगों ने कहा था कि चाहे वो 5 राज्यों के चुनाव के समय अगर जरा भी समझदारी होती कांग्रेस नेतृत्व के पास, तो उन्होंने इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए उस समय कोशिशें जारी रखी होती, लेकिन वो पूरी तरह से ठंडे बस्ते में गया था। हम ये चाहते थे कि मुकाबले में हम सीट शेयरिंग अगर समय पर करते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, हमारा विजन डॉक्यूमेंट आए कि हम अगर कुछ और बेहतर शासन और बेहतर जो जनता से वायदों को पूरा करने का अगर कोई रोड मैप हमारे पास हो तो निसंदेह हम ज़्यादा कन्विंसिंग तरीके से जनता के बीच जा पाएंगे। ना तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आज तक बन पाया, कोई समन्वय समिति जो कहने को बनी उसके लिए कितना समन्वय किया उसका पता नहीं लगा, कोई संयोजक नहीं, कोई चेहरा नहीं। देखिए, इसके बाद मैं एक बात और कहूँगा, कांग्रेस को एक बात तो समझना होगा कि राजीव गांधी के समय 401 एमपीज की पार्टी थी, आज आप 52 एमपीज की पार्टी हैं। निसंदेह आपका आधार पहले की तरह राष्ट्रव्यापी नहीं है और आपको एक सशक्त विकल्प देना है। तो इस देश में अलग अलग राज्यों के जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी भूमिका को स्वीकार करना होगा और बराबरी का दर्जा देना होगा। तो यही एहसास हो गया, इसीलिए इंडिया के जहाज से आप कूद पड़े, साथ छोड़ दिया। वरना नीतीश कुमार तो कह रहे थे सारे एक साथ हो जाएं तो 272 नहीं पार करने देंगे, बहुमत नहीं लाने देंगे, फिर 200 पार नहीं करने देंगे, आखिर में आते आते कहा 2.5 का आंकड़ा पार नहीं करने देंगे, यानी कि 99 से नीचे पे समेट देंगे या 99 पर समेट देंगे। देखिए, जब आप एक मुकाबले की स्थिति बना पाते तभी आप कोई परिणाम की अपेक्षा कर सकते हैं। अगर कांग्रेस भी चुनाव लड़े और बंगाल में टीएमसी 42 सीटों पर लड़े, अगर पंजाब में 13 सीटों पर कांग्रेस भी लड़े और आप पार्टी भी लड़े, बिहार में कांग्रेस को 15 से 20 सीटें चाहिए
और केरल में भी उन्हें लड़ना है, लेफ्ट को वहाँ कोई स्पेस देना नहीं है, वहाँ भी कोई अलायंस नहीं होना है। महाराष्ट्र में आपके इरादे बिल्कुल अभी भी एकाधिकारवादी प्रवृत्ति से आप उबर नहीं पा रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप एक राष्ट्रव्यापी विकल्प चुनाव के पहले जो दिखना चाहिए था वही दे पाने में आप पूरी तरह से आप विफल एक रहे। और उसके राष्ट्रीय बाद विकल्प जो बनने एक में बड़ा नुकसान हुआ है। नाकाम हो रहे हैं। आपने बहुत ही अहम बात कही पंकज, थोड़ा आज आपसे तफसील से मैं बात करना चाहूंगा। जो ये इंडिया की कैसी तैयारी, बिछड़े सभी बारी बारी, जायज सवाल है, और इसमें जिम्मेदारी सबसे बड़ी कांग्रेस की है। कांग्रेस की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन एक बात बताइए कि आखिर किस किस नीम की जड़ में कब तक डालें मीठा पानी। कांग्रेस अपनी तरफ से पूरा त्याग करने को तैयार आज भी है, पहले भी थी। सीटों के मामले में भी कांग्रेस का ऐसा कोई आग्रह नहीं था कि हमको इतनी ही सीटें लड़नी है, सबको अपने साथ नहीं, लेकर चलने ये की पूर्ण कोशिश की। सत्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में 28 सीट का मसौदा लेकर आ गए, 2.36% की पार्टी, दो विधानसभा में विधायक, और वो मांग रही है 28 सीट। 2.36% की पार्टी है या नहीं है उत्तर प्रदेश में आज, इसका फैसला आज होगा। इसका फैसला पुराने आंकड़ों के आधार पर 2022 का ही तो आंकड़ा है। 2022 का आंकड़ा विधानसभा के चुनावों का है। आप 4 सीट देते नहीं, यही सवाल तो आपने समाजवादी से पूछा कि आपकी अब कोई वक्त नहीं है। आपने पुराना आंकड़ा बता दिया पिछले चुनाव में क्या हाल था। देखिए, इंडिया समूह के राजनीतिक दलों को अगर मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ना है और नरेंद्र भाई मोदी को टक्कर देनी है, चुनौती देनी है, तो उसके अलग तरीके उसमें बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? दरियादिली बड़ी दिखाने की। जिम्मेदारी कांग्रेस की है, और कांग्रेस ने मेरे हिसाब से पूरी दरियादिली दिखाई। ममता बनर्जी के साथ भी, सबके साथ, अधीर रंजन जिस तरह के बयान देते रहे, सबके। अब देखिए, अधीर रंजन चौधरी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि उनको ज़्यादा गंभीरता से काम लेना चाहिए था। अपने बयानों में उनको बहुत सावधानी से बात करनी चाहिए थी, और कांग्रेस के शिखर नेतृत्व को भी उनको इस मामले में थोड़ी तायीद करनी चाहिए थी। इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन ममता बनर्जी कमलनाथ, अखिलेश वखिलेश कहते हैं, अशोक गहलोत, 2-4 सीटों की बात होती है, साथ चलने की मंशा विधानसभा चुनाव में ही नहीं दिखी। वहीं से हत्ते से उखड़ने लगे क्या विपक्षी आपके सहयोगी? विधानसभा चुनावों के आयाम अलग थे। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति थी, आप क्या एक जुआ उपस्थिति खेल थी? रहे थे, कांग्रेस पार्टी एक जुआ खेल रही थी, मजबूती दिखाएंगे, 3 में से 2 राज्य कम से कम, वो तो माने बैठे थी ना कांग्रेस कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हम जीत जाएंगे। हाँ, तो आपने देखा ना, जमीनी स्थिति ये थी भी, ग्राउंड सिचुएशन ये थी। अब ये नतीजे कैसे आए हैं, नहीं आए हैं, ये बहुत ही बड़े विवाद का विषय है। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जमीनी हालात क्या थे, ये तो सब बता रहे थे खुद भारतीय आज जनता के पार्टी। जमीनी हालात क्या हैं? प्रधानमंत्री तंज कस रहे हैं, स्टार्टअप दिया, स्टार्ट ही नहीं हो रहा, 40 पार कर जाए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी। अब प्रधानमंत्री जी की तानाकशी की आदत कोई आज की नहीं है, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से है, उसके पहले से है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद, इतने बड़े और जिम्मेदार पद पर बैठने के बाद भी वो अपनी ये आदत नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ये एक अलग कांग्रेस अपनी आदत छोड़ रही है क्या? पंकज शर्मा, मैं 2019-2014 दोनों के राज्यवार कितनी सीटें जीती कांग्रेस ने, वो आंकड़े हैं मेरे पास। 52 2019 में, ये आंकड़ा मैंने पहले बताया। केरल सिर्फ वहां पर दहाई का आंकड़ा पार किया, 15 सीटें। और तमिलनाडु, वो तो डीएमके के चलते, ये तो बात मानेंगे आप। विशुद्ध अपनी ताकत पर 8 सीटें ली पंजाब में, बाकी वही 2-3, 2-3, 1, और कई जगह तो खाता नहीं खुला। 2014 में एक भी जगह दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी कांग्रेस। सबसे ज्यादा सीटें जीती थी कर्नाटक से 9, 8 थी केरल, ये आधी सीटें हैं, बाकी 1-2, 1-2। देखिए, 2014 का चुनाव एक बहुत बड़ी अफवाह के भरोसे भारतीय जनता पार्टी जीती। सब जानते हैं कि कितना घोटाला हुआ था और कितना घोटाला नहीं हुआ था। बाद में ये सारे तथ्य पूरी तरह सामने भी आए। उसका एक अलग अपना वो था, और एक ये बात बन गई थी कि कांग्रेस की सरकार ने शायद अपने दूसरे कार्यकाल में उस तरह काम नहीं किया जिस तरह उसको करना चाहिए था। लेकिन उसमें जो कांग्रेस के सहयोगी राजनीतिक दल थे, उनकी ज़्यादा नकारात्मक भूमिका की वजह से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। वो कांग्रेस का थोड़ा आंकड़ा और बता दूं, आंध्र प्रदेश में खाता नहीं खोल पाई
2019 में। अरुणाचल में खाता नहीं खुला, गुजरात में 0, हरियाणा में 0 बटा लड्डू, हिमाचल में 0, मणिपुर में 0, मिजोरम में 0, नागालैंड में 0। चलिए ये तो छोटे राज्य हो गए। दिल्ली की 7 सीटों में 0, राजस्थान में 0, सिक्किम में 0, त्रिपुरा में 0, उत्तराखंड में 0, जम्मू कश्मीर में 0। हाँ, तो जब आप इतने भारी पैमाने पर साम दाम दंड भेद की राजनीति करेंगे, सामाजिक ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे और जात बिरादरी की राजनीति करेंगे, और कांग्रेस इस तरह की राजनीति करने 2014 में तो आपकी सरकार थी, मैं जब चुनाव हुए। हाँ, मैं 2014 का बता देता हूँ। 2014 का तब तो 44 आई थी, 2019 में तो फिर भी 8 बढ़ गई। 2014 में मैंने बताया ना कि भ्रष्टाचार की कथाओं को जानबूझकर बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और बाद में वो सब खोखली निकली। आखिरी सवाल, क्या इंडिया सिरे चढ़ता दिख रहा है या इट इज डूम्ड? नहीं, इट इज़ नॉट डूम्ड। इंडिया समूह के सामने अपनी परेशानियां हैं, लेकिन मुझे अभी भी यकीन है कि वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। मुझे लगता है कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, परेशानियां दूर हो जाएंगी या बढ़ती ही जा रही? नहीं, दूर होंगी, जल्दी दूर होंगी। जयंत की खबर पर मोहर लग गई, जो मैं आपको जानकारी महाराष्ट्र की दे रहा हूँ। चरण सिंह सापरा ने ऐतराज दर्ज कराया। पता देखते हैं अभी 2-3 दिन बाद क्या आती है खबर। देखिए, ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही है, ये थोड़ा मुझे लगता है कि समय के पहले समाप्त होगी और राहुल गांधी आकर कमान संभालेंगे और इसके बाद में इंडिया समूह के भीतर के राजनीतिक दलों की जो गलत टाइमिंग हो गई यात्रा की। अब मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। हाँ, अगर भारत जोड़ो की जगह मैं कर देता हूँ, इंडिया जोड़ो कर रहे होते तो क्या बेहतर होता और ये लड़ाई रोचक हो सकती थी। रोचक अभी भी हो सकती है। संभावनाओं का खेल होता है राजनीति। नैरेटिव गढ़ा जाता है, एक खाका खींचा जाता है, रातों रात वो बदल भी सकता है। लेकिन क्या इस वक्त एनडीए कंफर्टेबली प्लेस दिख रहा है और ये 400 बनाम 40 की बातों में क्या अब दम आता दिख रहा है? आने वाला वक्त बताएगा।